घुसपैठ हो रहा है, 2 करोड़ के घुसपैठे भारत में रह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज होने से राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्या फर्क पड़ रहा है, उनके सामाजिक ताने बाने में क्या फर्क पड़ रहा है। फिर वो पूरा का पूरा जो टोला जो है वो दमा टोला बन जाता है, वो मुस्लिम वहाँ पे बसने लग जाते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो लंबे समय से हो रही थी। डेमोग्राफिक चेंज जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, ये 2020 में हमने देखा कि हम चिकन नेक को काट देंगे। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में बढ़ रही घुसपैठ को लेकर एक बात कही थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि क्या वाकई में जो दूसरे देशों से घुसपैठिए भारत में आते हैं क्या उससे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही थी कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब सरकार ने उसी को लेकर एक कमेटी का गठन किया है जो ये जांच करेगी कि क्या वाकई में जो घुसपैठिए हैं उनकी वजह से डेमोग्राफिक चेंज आ रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज किस वजह से आ रहे हैं, क्या क्या उसके कारण हैं, उनको लेकर वो जांच की जाएगी। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई गृह मंत्रालय की तरफ से और इन्हीं सब पर चर्चा करने मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। नीलू जी हैं, नीलू रंजन जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और गृह मंत्रालय को बहुत करीबी से कवर करते हैं, साथ ही साथ जो भारतीय राजनीतिक दल हैं भाजपा उसको भी बहुत करीब से कवर करते हैं। नीलू सर बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। नीलू सर, एक बहुत हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, क्या लगता है आपको क्या वाकई में इससे इस कमेटी के गठन से वो बारीकियां पता चल पाएंगी जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, खासतौर से पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर बात करें, क्या वाकई में इससे प्रभाव पड़ने वाला है कि इस कमेटी से कि हाँ पता लगेगा कि हाँ इस इन कारणों से डेमोग्राफिक चेंज आया है। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पता चलेगा। अभी तक जो डेमोग्राफिक चेंज वाली बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव में है। भाजपा कहती रही है कि डेमोग्राफिक चेंज जो है वो घुसपैठ के कारण हो रहा है। जो विपक्ष के जो है लोग वो कहते हैं कि नहीं, ये चूंकि उनका जनदर ज़्यादा वहाँ पे है मुसलमानों में, इसके कारण उनकी जनसंख्या बढ़ी है। ये अलग अलग तर्क दिए जाते रहे। दूसरी बात यह है कि घुसपैठ हो रहा है, ये लंबे समय से बात कही जा रही है अलग अलग लोगों। सरकार में जब यूपीए की सरकार थी तब भी 2 करोड़ के घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, इसकी बात आ रही है, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। किस ढंग से घुसपैठ हो रहा है, कैसे बस रहे हैं, कहाँ उसके घुसपैठ होने से, डेमोग्राफिक चेंज होने से राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्या फर्क पड़ रहा है, जो उस एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके सामाजिक ताने बाने में क्या फर्क पड़ रहा है, ये तमाम चीज़ों को समझना जरूरी है जी। और जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, और ये सिर्फ सीमावर्ती इलाकों की बात नहीं है, सीमावर्ती इलाके तो पूरे देश की बात है, पूरे देश की बात है। आप देखें कि जो झारखंड में और जिस ढंग से वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो महिलाएं जो हैं वो शादी कर लेती हैं कि वो आदिवासी महिलाएं हैं, फिर वो पूरा का पूरा जो टोला जो है वो दमा टोला बन जाता है, वो मुस्लिम वहाँ पे बसने लग जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लंबे समय से हो रही थी। और डेमोग्राफी जो चेंज है वो खास तौर पे जब आप 2020 का आप जो दिल्ली राइट हुआ था और शाहीन बाग का जो चल रहा था जिसमें शर्जील इमाम वगैरह जो अभी भी जेल में हैं, वो कॉन्स्पिरेसी यही थी कि हम चिकन नेक को काट देंगे। चिकन नेक पे हमारी जो है वो जनसंख्या हमारी है और हम चाहें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बयान था शर्जील इमाम का। हाँ, बयान था और मीटिंग में कहा गया था, अंदर मीटिंग चल रही थी, उसमें ये था कि हम ऐसा कर देंगे तो भारत का बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो डेमोग्राफिक चेंज जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, ये 2020 में हमने देखा। अब जो बात है कि इसके अध्ययन के लिए बात आई है, तो निश्चित रूप से ये 1 साल का समय दिया गया है। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं, एक आईपीएस रिटायर्ड हैं, एक आईएएस रिटायर्ड हैं, एक अर्थशास्त्री भी हैं, शंकर रवि भी हैं। तो अर्थशास्त्री भी हैं कि वहाँ के पूरे आर्थिकी पे इकोनॉमिक्स क्या असर पड़ता है, और ये सब मिलकर के जब एक बार आपके पास कारण समझ में आएगा तो ये कैसे इसको ठीक किया जाए, ये जब तक आप उसके तह में नहीं जाएंगे, जब तक उसका आप देखेंगे नहीं कि सचमुच में क्या है, तो उसका इलाज क्या हो। क्या आपको नीलू सर ये भी लगता है कि क्योंकि यूसीसी की बात सरकार करती है, कई राज्यों में उसको घोषित भी किया गया, एनआरसी की बात करती है, सीएए की बात करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या ये एक अगला कदम उसका मान रहे हैं आप, या वाकई में जो डेमोग्राफिक चेंज हमने देखे भी हैं, चाहे वो एक टर्म्स ये भी दिया गया था कि लैंड जिहाद भी ये लोग करते हैं, यहाँ पर आके जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो लैंड भी कैप्चर करते हैं और उसी के जरिए अपना जो कुनबा बढ़ाते रहते हैं,
क्या आपको लग रहा है कि सर तमाम जो मैंने बताया जो यूसीसी की बात करें या एनआरसी की बात करें, वो भी इसका क्लैरिटी देंगे इस चीज़ में? देखिए, यूसीसी जो है वो संघ परिवार का, और उसमें भाजपा भी शामिल है, बहुत पुराना मुद्दा है। 3 मुद्दे थे जो महत्वपूर्ण थे। एक 370 था, वो हटा गया है, वो हो गया है। दूसरा जो था राम मंदिर था, वो पूरा हो चुका है। यूसीसी है, जो यूसीसी है वो एक देश के इंटरनल चीजों के लिए है कि सभी नागरिकों के लिए समान संहिता होनी चाहिए, कानून बराबर मतलब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है ये सब चीजें उनसे। ये हैं जो आप घुसपैठ बोल रहे हो, जो जनसंख्यिकी परिवर्तन, जो डेमोग्राफिक चेंज बोल रहे हो, ये अब सरकार के पहली प्राथमिकता में आ गया, प्रमुख एजेंडे में है। इसीलिए कि जो 3 आंतरिक सुरक्षा की 3 जो बड़ी चुनौतियां थी, वो तीनों चुनौतियां खत्म हो चुकी हैं। नक्सलवाद खत्म हो गया, जो कश्मीर में आतंकवाद था वो खत्म है। अब उसका जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। पूर्वोत्तर में जो अलगाववाद था, और इसलिए आप देखेंगे कि गृह मंत्रालय में 3 विभाग होते थे। नॉर्थ ईस्ट का अलग डिपार्टमेंट था, मंत्रालय तक बना दिया गया था, वो मंत्रालय के भीतर, और जम्मू कश्मीर का जो है वो अलग से डिपार्टमेंट था, और नक्सल डिवीजन भी अलग था बिल्कुल, कि जो पूरा नक्सल देखता था। ये तीनों समस्याएं खत्म होने के बाद अब जो समस्या बची है वो घुसपैठ की बची है, जो आंतरिक सुरक्षा, जो बड़ी समस्या है। और अमित शाह ने उसको अपने ऊपर लिया है कि अब मैं इस समस्या से इस देश को मुक्त कराऊंगा। अब आपको अभी लग रहा होगा कि इस वक्त ये चर्चा, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ उसमें चर्चा आ गई, घुसपैठ मुद्दा था वहाँ पॉलिटिकल, आपको ये लग सकता है कि भाई बंगाल के बाद जो है ये डेमोग्राफिक चेंज का हाई पावर्ड जो कमेटी है उसका गठन हुआ है, उससे जुड़ा हुआ। लेकिन अगर आप 3 महीने पहले देखेंगे तो 24, 25, 26 फरवरी को अमित शाह 3 दिन के लिए सीमांचल में गए थे। बिल्कुल, और 3 दिन वहाँ पटना नहीं रहे, सीमांचल के इलाके में थे। आप सोचिए कि नवंबर में, मिड नवंबर में वहाँ सरकार बनने के बाद उसके बाद अमित शाह वहाँ पहुंचे, सीमांचल रहे और 7 जिलों के एसपी और डीएम से बात की। और जो लैंड जिहाद आप कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, वो सब उन्होंने एड्रेस किया और ये कहा, जानकारी पहले जुटाई सारी उन्होंने, वहां सबसे लिया कि क्या क्या हो रहा है। वहां फैसले हुए कि भाई 50 लाख से ऊपर की कोई अगर खरीद फरोख्त जमीन की रजिस्ट्री हो रही है तो आप उसको चेक करो, कल डीएम देगा उसका ऑर्डर, परमिशन देगा, तभी होगी। उसके पास पैसे कहाँ से आए? क्योंकि यह है क्या कि एक जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, अवैध घुसपैठिए हैं, वो उसका पूरा एक इकोनॉमी है और इकोसिस्टम है उनका भी, एक इकोसिस्टम है, इकोनॉमी है कि एक अगर आता है घुसपैठ करके तो उसको जो बांग्लादेश में जो उस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं उनको पैसे देता है, यहाँ जब आता है तो 9-10 हज़ार रुपये उसको लगते हैं यहाँ घुसने में। बिल्कुल। फिर यहाँ उसका आधार बनेगा तो उसके पैसे लेंगे, उसका राशन कार्ड बनेगा तो उसके पैसे लेंगे, वो और वहाँ जो ये कमाई हो रही है उससे वहाँ पे लोग, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम जो हम बात कर रहे हैं वो क्रिएट किया हुआ रहता है इनका और काम करता है। तो उस इकोसिस्टम में उनको बसाने का जो है कि जहाँ पे सरकारी जमीन है, जंगल की जमीन है, वहाँ पे रातों रात जो है वो झोपड़ी खड़ा कर दी जाती है, वो कर दो वहाँ पे मस्जिद। दिल्ली में भी हमने देखा है, दिल्ली में देखा, हर जगह में पूरा का पूरा आसाम से लेकर हर जगह वो एक पैटर्न है। तो उन जो सरकारी जमीन पे जो इलीगल अवैध जो बने हुए हैं, उस बैठक में यही हुआ कि ये सबको तोड़ना है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, होटल बन गए हैं, सब कुछ बन गया इलीगल जो बनी हुई है, और वो इकोसिस्टम पूरा काम करता है। तो ये उस वक्त शुरू हो गया था। ये जो आया है उसी की का एक्सटेंशन उसी का है। और जो बीएसएफ की अभी 22 तारीख को जो एक विज्ञान भवन में कार्यक्रम था जी, और उस कार्यक्रम में जो उन्होंने कहा, और कल भी जो बीकानेर के पास सीमा पे जो अमित शाह थे, तो देखिए वहाँ जो बोल रहे थे उससे, क्योंकि मैं इसी पे आने वाला था सर, क्योंकि अमित शाह अभी पूरे जितने बॉर्डर वाले इलाके हैं एक दौरे पर निकले हुए हैं। क्या ये भी एक प्लानिंग है उनकी कि हम बॉर्डर पर जाकर जवानों को भी, एक सेना को भी मैसेज दें कि हम सपोर्ट में हैं, जो काम हम कर रहे हैं खासतौर से घुसपैठियों को लेकर एक अलग रणनीति बनाई है, एक उनका भी क्या कहते हैं अपनी तरफ से भी एक अवलोकन करना चाह रहे हैं वो सर? नहीं, बिल्कुल अवलोकन ही है। अभी कल जो है वो बीकानेर में थे। 29 को वो गुजरात में होंगे जी, 5 जून को वो त्रिपुरा में 3 हफ्ते का समय इन्होंने चुना है, जो पूरा 5 को त्रिपुरा में है और 15 का भी डेट तय नहीं है, 15, 16 हो, 14 हो आसपास में, 15 जून के आसपास में वो
पश्चिम बंगाल में होंगे। तो ये सारे के सारे जो है वो उन्होंने चुना हुआ है। और मैंने यही कहा कि इस बार जो 17-18 को जो बस्तर गए थे, तो एक तरह से नक्सल आंदोलन में लगे हुए, नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए जितने अधिकारी थे सबको सम्मानित किया और वहां घोषणा हुई कि नक्सल खत्म। अब नक्सल खत्म, जो मैंने कहा कि अब जब ये प्रॉब्लम खत्म हो गया है तो अब घुसपैठ, तो घुसपैठ में वो पश्चिम बंगाल में भी जाके सीमावर्ती इलाकों दौरा करेंगे, डीएम और एसपी से मुलाकात करेंगे, त्रिपुरा में भी करेंगे। और जो मैं बोल रहा था कि बीएसएफ वाले में, और कल भी जो उन्होंने कहा कि बीएसएफ का काम और सीमा की सुरक्षा का काम सिर्फ बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़ा होना नहीं है, बिल्कुल, वो एक रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बॉर्डर है, उसके अंदर अब घुसते हैं, बिल्कुल, तो वहां पे गांव हैं, वहां पे लोग रह रहे हैं, अगर कोई घुसपैठ करता तो पहला तो वही आएगा, बिल्कुल। वहां का पटवारी को पता हो, वहां का बीडीओ, सीओ, बिल्कुल, जो जमीनी स्तर के नेता हैं, जमीनी अधिकारी हैं, जो डीएम हैं, एसपी हैं, उनको मालूम है। तो उनका ये कहना था कि सीमा की सुरक्षा पीस टाइम में वो काम है बीएसएफ का, बिल्कुल। लेकिन बीएसएफ अकेले नहीं कर सकती है, उसके लिए जो ग्राम पंचायत से लेकर के और जो सरकारी मशीनरी है, पूरा उसका सपोर्ट चाहिए होगा, वो साथ में चाहिए होगा। और वो एक इकोसिस्टम जो है वो बना रहे हैं उसके एंटी घुसपैठ के। तो ये एक सिस्टम खड़ा हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द, क्योंकि अमित शाह क्या करते हैं, दौरा जब करते हैं तो उनको दौरे के पीछे कई कारण होते हैं। एक तो ये होता है पूरी तैयारी के साथ करते हैं वो चीजें, अपनी पूरी तैयारी से करते हैं। नहीं, दूसरी बात की जो जवान हैं, जो वहां पे लगे हुए हैं, जो एसपी है, डीएम है, जिसको कभी गृह मंत्री से कभी मिलने की बात नहीं हुई, बिल्कुल, वहां 4-5 घंटे बैठ करके या 8-10 घंटे बैठ के उनसे सारी चीजें फीडबैक लेते हैं, फिर उनको निर्देश देते हैं। वहाँ रिटर्न में होता है कि भाई ये काम आपको करके देना है। साल भर बाद, 1 साल बाद जब फिर वहाँ समीक्षा करने जाएंगे तो आपने क्या क्या किया और क्या क्या छूट गया, बिल्कुल। तो वो जो कहते हैं ना, हार्ड टास्क होमवर्क और हार्ड टास्क मास्टर, बिल्कुल, नो डाउट, कि आपको टास्क दे दिया और वो पूरा होना चाहिए। और टाइम बाउंडेशन भी साथ में होती है, टाइम बाउंडेशन भी होती है। तो वो ये कार्यप्रणाली है उनकी, हर चीज में है, बिल्कुल, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो गृह मंत्रालय में हो, गृह मंत्रालय के तमाम डिपार्टमेंट हैं उसमें हो, वो सबको एक बार रिव्यू करते हैं, वहां जाते हैं, एक टास्क देते हैं और फिर 6 महीने बाद उसको बुलाते हैं कि भाई क्या क्या किया तुमने, जो कमी रही तो फिर उसको बंगाल में हमने देख लिया है, उसका नतीजा 2014 का एक बयान था उनका, अमित शाह का, कि मैं यहाँ ममता दीदी को उखाड़ के फेंकने आया हूँ। टाइम लगा लेकिन कर दिया उन्होंने वो। अभी बंगाल वाले में तो जब 2015-16 में उन्होंने बंगाल का जब समीक्षा की थी तो भाजपा का कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा कितने वोट हमें पड़ते हैं, तो शायद 4-5 लाख ऐसे कुछ वोट पड़ते थे। मुझे ध्यान, उनकी किताब जो है अमित शाह द मार्च ऑफ बीजेपी, उसमें वो घटना का उल्लेख है। और उसमें जब कहा गया कि इतने, तो बोले कि यार जब हम वहाँ हैं ही नहीं तो कैसे, तो ये कौन लोग हैं जो हमें वोट देते हैं, जिसको पता ही नहीं कि भाजपा जीतेगी, ये वो। इसका मतलब कि ये तो हमारे कार्यकर्ता हो सकते हैं, उनको ढूंढो और फिर खड़ा करो। और आप देखें कि 14 में अध्यक्ष बने, उसके बाद उन्होंने मिशन लिया, 17 में जो है, 15 में एक उपचुनाव हुआ था, उसमें शायद एक जीते थे ये, 17 में 3 सीटें लेके आए, बिल्कुल। और लगा कि 3 सीटें भी कुछ नहीं है, लेकिन 19 में जो 18 सीटें आई, उससे मोटिवेशन और ज्यादा आ गई। तो ये लगा कि ऊर्जा के जमीन पे सचमुच में काम हुआ है। बिल्कुल। और कार्यकर्ता एक माहौल जो है वो बन रहा है। लेकिन सर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो घुसपैठ सबसे ज्यादा होती थी या जिसकी चर्चाएं हुई थी वो असम और पश्चिम बंगाल को लेकर होती थी, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। क्या आपको लग रहा है कि अब जो कि अमित शाह ने ऐलान भी कर दिया है कमेटी का कि सबसे ज्यादा घुसपैठ इन्हीं राज्यों के थ्रू यहाँ पर हमारे देश में हुई है, क्या सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं पे रहने वाला है, या पूर्वोत्तर के अलावा उत्तर की अगर हम बात करें, क्या वहां पर भी कुछ ज्यादा फोकस रहने वाला है? अगर फोकस एरिया क्या रहेगा? फोकस एरिया देखो 3 है इनका, और जो उन्होंने संकेत भी दिया कि त्रिपुरा से घुसपैठ होता था, और खासतौर पर रोहिंग्या वगैरह सब वहां से आते थे। आसाम से घुसपैठ होता था, आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगभग रोक दिया है, और वो कैसे पुशबैक कर रहे हैं, वो एक वो है। और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर खुला हुआ था वहां से, और वहां से घुसपैठ करने के बाद दिल्ली में देख लो, बंगलोर देख लो, चेन्नई देख लो, साउथ तक में हर जगह जो है वो बांग्लादेशी जो है वो भरे पड़े हैं, वो सब जगह वो आ गए हैं। तो उनको
पूरा का पूरा निकालने का है। तो ये चूंकि सरकार अब बन गई है और एक इन्होंने कहा है कि हम स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग लगा रहे हैं, ड्रोन होगा, क्योंकि अब तक काम हो नहीं पाया था, वहां नहीं हो पाया था। बाकी जगह भी जो था उसमें कहीं बीच में काट दिया, कहीं घुस गए, कहीं नीचे से सुरंग बना के घुस गए, बहुत तरह के ड्रोन से जो है अवैध हथियार फेंक दे रहे हैं, ट्रक भेज रहे हैं। तो ये सब कैसे रोका जाए, उनका कहना है कि 1-1.5 साल में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ये तो एक बात ये हो गई। जो डेमोग्राफिक मिशन है वो देश में, अगर मुंबई के किसी स्लम इलाके में कहीं पे अगर कोई डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तो उसको कैसे हो रहा है, कौन लोग हैं, क्या सचमुच कारण में है, बांग्लादेशी हैं, वहां लोकल कानून या लोकल क्या व्यवस्था की जाए कि ये आके न बसे, वो एक बड़ा काम है। लेकिन सर एक सर ये भी है कि जो लोग बस चुके हैं ऑलरेडी, जिनके आधार कार्ड बन गए हैं, पैन कार्ड बन गए हैं, वो एक बड़ा टास्क है कि उनको कैसे हटाया जाए। उसको लेकर क्या सरकार ने कुछ रणनीति बनाई है कि जो ऑलरेडी लोग यहाँ पर एग्जिस्ट हो चुके हैं, वो एक बड़ी समस्या है? वो एक बड़ी समस्या है और मुझे मतलब अभी क्या दिमाग में है सरकार के, अभी हमारी जो अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें ये क्लियरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, जो SIR हुआ और SIR में जो चीज़ें आई हैं वो बिहार में भी आई हैं, जिसको इन्होंने पॉलिटिकल कारण से नहीं कुछ बोला, उसने भी नहीं बोला कि जो आ गया कि 60 लाख लोग जो हैं वो या तो मर गए हैं या बाहर परमानेंट शिफ्ट कर गए हैं, या 2-3 जगह उनके नाम थे। 2-3 जगह नाम वाले बहुत कम लोग हैं, 3-4 लाख हैं, बाकी सब तो या तो परमानेंट शिफ्ट कर गए। उसमें ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। वो इसलिए कि उनके पास पता था कि हमारा वोटर लिस्ट में तो नाम पहले था और अभी अगर हम वोटर लिस्ट में फिर दोबारा अप्लाई करेंगे तो नहीं है, तो पकड़ में आ जाएंगे कि हम बाहरी हैं, कागज हमारे झूठे निकल जाएंगे, ऐसा कुछ वजह। तो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया और वो हो गया कि डेड है, जब शिफ्ट कर गए, है ही नहीं है, वहां होते हुए भी उन्होंने नहीं किया। ऐसी संख्या लाखों की है। अब जो कदम उठाया जा रहा है, जो बिहार ने भी शुरू कर दिया है, वो ये कर दिया है कि उनको जो है तमाम सुविधाएं जो दी जाती हैं, चाहे वो राशन का अनाज हो, चाहे उनका बैंक अकाउंट, जो सरकारी सुविधाएं मिल रही थी, जो ये सब उनको डिलीट करो, डाटाबेस से उनको खत्म करो। बिल्कुल, वो नहीं होगा। अब वो डाटाबेस से खत्म होने के बाद उनकी पहचान तो है, ये है सब कुछ। अगर वो कहीं और पकड़ जाते हैं तो फिर डिपोर्ट। तो डिपोर्ट का क्या सिस्टम है? क्योंकि अभी मैंने देखा कि जानकारी आई है कि गाजियाबाद से इंडियन एयरबेस से बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया है अगरतला, वहाँ से उनको भेजा जाएगा दोबारा से। तो क्या ये प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया डिपोर्टेशन का? देखिए, 2 चीज़ें हैं डिपोर्ट में, बहुत एक टेक्निकल चीज़ है ये। एक तो ये है कि जिस देश का कोई होता है, जैसे बांग्लादेश का है, तो बांग्लादेश का अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसकी पहचान भी जाती है, वो बताता है कि मैं बांग्लादेश में इस गांव का रहने वाला हूँ, इस जिले का हूँ, ये थाना है हमारा, ये है, यहाँ का मैं इसका बेटा हूँ, भेजता डिटेल देता है। तो वो डिटेल आप बांग्लादेश को भेजते हो कि आप हमें ये बताओ कि ये मिला है, ये आप यहाँ का नागरिक है या नहीं है। अगर आप वो कह देता है, कंफर्म कर देता है कि हाँ हमारा नागरिक है, तो आप उसको जाके आधिकारिक तौर पर सौंप देते हो वहाँ पे बांग्लादेश। और अगर नहीं कुछ जानकारी आती तब हो यही रहा कि जानकारी दे नहीं रहा है, वो बांग्लादेश दे नहीं रहा है। बांग्लादेश में 5000 के आसपास एप्लीकेशन पड़े, वो उसका जवाब ही नहीं दे रहा है। तो एक जो उपाय जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड बोला, वो ओपनली बोला है कि हम रात को अंधेरे में बॉर्डर पे खड़ा करते हैं और जैसे लाइट हुआ, अंधेरा हुआ तो उसको बांग्लादेश भेज देते हैं। तो एक उपाय ये है। और एक उपाय जो हमने देखा कि पिछले साल जब SIR बिहार में शुरू हुआ था, तब भी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी जो बांग्लादेश जाने वालों की सीमा पे। दूसरा कि जब अक्टूबर में, नवंबर में जब बंगाल में शुरू हुआ तो उस वक्त भी लाइन लगी हुई थी, बड़े लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। और BSF वाले रोक भी रहे थे, रात के अंधेरे में उनको पुश कर रहे थे कि भाई अब इनको करना क्या है, आप इनको वापस वहाँ भेज दो। तीसरा जो उपाय है वो ये है कि जो मिल जाते हैं उनको रोको, भले वो कहें कि मैं यहीं का हूँ, कुछ हो जिसमें संदेह है उसके लिए जांच करो। डिटेंशन सेंटर की बात आ गई है कि इनको जेल रखोगे, जेल में सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। बिल्कुल। डिटेंशन सेंटर में 1 महीने 2 महीने रखो, इनके कागज सब चेक कर लो, और अगर इनके कागज कहीं नहीं मिलते हैं तो फिर उनको जाके बॉर्डर पे छोड़ दो और अपना जाओ वहाँ, और आने के लिए आप रास्ते रोक लो। तो मुझे लगता है कि
देखिए अभी तत्काल में कुछ कहना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नक्सलवाद की जब आई थी कि नक्सलवाद जो है वो खत्म हो जाएगा, सालों साल और लगे डेट उसमें। दे दिया था उन्होंने कि भाई 31 मार्च तक, तो लोगों को भरोसा नहीं था ये कैसे खत्म होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन हो गया, करके दिखाया। 370 के बारे में लोग कहते चैलेंज करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो फारूक अब्दुल्ला को तो बयान था कि भाई अगर हिम्मत है तो हटा के दिखाओ, सही बात। हटाया, दिखाया और कुछ बिल्कुल। नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अभी हमें लग रहा है कि यार ये निकाले कैसे जाएंगे। अब जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, वो सजेशन देंगी अपने है, सारा कुछ अपना, उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के कुछ नियम्स हों, कुछ रूल्स हों, वो चेंज होंगे, है ना। जो पहचान में आए हैं उनको डिटेंशन सेंटर, देखिए डिटेंशन सेंटर का मतलब ये होता है कि आपकी जो लाइवलीहुड है वो आपने उसका खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा तो यहाँ कोई रहेगा क्यों? वो तो कहेगा कि भाई किसी तरह से मुझे वापस भेज दो, सही वो बात। खुद भागने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी था क्या कि एक लुक्रेटिव बिजनेस था कि वहाँ जो लोग हैं वो कहते थे कि एक बार यहाँ इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहे थे, सब पता रहता और था। यहाँ आ गया कि एक बार अगर आधार बन गया, राशन कार्ड बन गया, तो बिल्कुल। फ्री में आपको घर मिल जाएगा, बिल्कुल, फ्री सब में कुछ खाने मिल पीने जाएगा। को अनाज मिल रहा है, सारी चीजें आपको मिल रही हैं, सस्ता सिलेंडर मिल रहा है, तो किसी की जरूरत ही नहीं, कोई बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो इकोसिस्टम तोड़ने की जरूरत है, वो अगर टूट गया तो बिल्कुल, समस्या इसमें खत्म। कोई बड़ी राय नहीं है कि जो इकोसिस्टम उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और कदम उठा लिए गए हैं। सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी बनाई है वो इसी इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए, पता करने के लिए लगाई जा रही है कि किस तरीके से जो पूरा डेमोग्राफिक चेंज है वो देश में आ रहा है। खासतौर से हम पूर्वोत्तर की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने में आई थी, और अब जब कमेटी बन गई है तो कहीं ना कहीं देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कमेटी अपनी क्या रिकमेंडेशन देती है, क्योंकि उसी के आधार पर आगे एक्शन करा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नीलू सर ने पूरी जानकारी दी है कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है, और टास्क को अमित शाह ने लिया है, और अमित शाह अपने टास्क को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं, और जल्द ही इस टास्क को भी पूरा करेंगे। और जो डेमोग्राफिक चेंज बदलाव देश में हो रहे हैं और जो घुसपैठ देश में हो रही है उसको पूरी तरीके से रोक लाया जा सकेगा। कैमरामैन अखिल के साथ जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर, दिल्ली।